2024 के महासंग्राम की, क्योंकि आज बारी चौथे चरण की है। 96 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में लगातार अलग अलग राज्यों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। कैसा ये मुकाबला है, तमाम जो खास मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रूबरू भी करा देती हूँ, उनसे खास चर्चा करेंगे। कर्नल ईशान आर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल ईशान जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेती हूँ कर्नल ईशान आर जी आपके साथ। 8 सीटों पर ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं, चौथा चरण, क्योंकि देखिए मतदान प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में जो सामने आया वो बेहद ही सुस्त रहा है। इस बार कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, जहां तक इसका सवाल है सुस्त रहा है या जैसा भी है, इन सभी 8 सीटों पर हम पूरी मजबूती से लड़े हैं और पिछले 2 चुनावों से 3 चुनावों से हम इन सभी सीटों पर जीतते आए हैं। हमारा वोटिंग परसेंटेज भी हर वर्ष बढ़ा है। इसमें से कुछ आदिवासी बहुल्य सीटें भी हैं, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति की भी सीटें हैं। तो उन सभी चीजों को एक तरफ रख के उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें अपने कार्यों पे जो हमने कार्य किए हैं 2014 से लेकर अभी तक, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद एक बार पुनः देगी और इस बार फिर मोदी जी की सरकार केंद्र में बनेगी। ठीक है, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपसे एक बार तमाम जानकारियां ले लेते हैं। राजकुमार, देखिए जिस तरीके से 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, 8 सीटें मध्य प्रदेश में है जिन पर मतदान हो रहा है और 8 सीटों के बाद मध्य प्रदेश का जो पूरा चुनाव है वो संपन्न हो जाएगा, फिर 4 जून का इंतजार रहेगा। लेकिन इन 8 सीटों का क्या समीकरण है, कहां पर डालमडोल लग रहा है मामला इन 8 सीटों में से? देखिए निशु, स्वाभाविक तौर पर अगर बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत विशाल देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा एक बेहतरीन दिशा में चलती है और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विकास के कार्य किए और पार्टी अब उन्हीं नीतियों को लेके आगे जा रही है। चाहे हम तमाम जितनी भी सीटें हैं, जो 8 की 8 सीटें हैं इस क्षेत्र में, जिस तरीके से अभी उनके प्रवक्ता बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा ले रहा है। देखिए, जहां सत्ता होती है स्वाभाविक तौर पर थोड़े से मनमुटाव की स्थिति वहां रहती है, लेकिन क्योंकि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष कहीं खड़ा नहीं हो रहा है, इस वजह से जनता जो है वो कहीं ना कहीं जनादेश देती हुई दिख रही है। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को क्या परिणाम निकलते हैं। लेकिन क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की यदि बात कर लें तो मध्य प्रदेश अलग अलग फन, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति में बटा हुआ है। आदिवासी इलाके हैं, बहुत सारी साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर भी कई इलाकों में बहुत कम है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है, उसके जो पन्ना प्रमुख हैं, वोट को एक एक वोट को निकाल के चीज़ों को ला के पोल कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लेकिन सब कुछ बहुत बेहतर है और 4 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। ये जो दौर है, ये दौर एक ऐसा दौर है कि चौथे चरण के मतदान में हम आ गए हैं और मध्य प्रदेश बहुत अहम है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे इस बार चुनाव होने के बाद अब मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं उस दौड़ से बाहर हो जाएगा जिस दौड़ में बाकी और प्रदेश दौड़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण आज चुनाव 2-3 सीटों पे है। चाहे हम टैनी की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, चाहे कन्नौज की बात कर लें, कन्नौज में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, एक दौर है। आज बहुत अहम दिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को किस तरीके के परिणाम आते हैं। लेकिन 4 तारीख तक तो सब लोग, जितने लोग मैदान में हैं, वो सब जो दावे कर रहे हैं उन पर भरोसा मुझे लगता है कि करना चाहिए। 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है उससे आधे से ज्यादा सीटों पर हम आगे बढ़ गए हैं और चौथे चरण के बाद तो एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में चुनाव अब पहुंच चुका है। ठीक है, लौटते चर्चा की ओर, जहां डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश में आप लोग की तरफ से भी जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज पहुंचे हैं, ताबड़तोड़ आप लोग पर हमले किए गए हैं, परिवारवाद का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और मध्य प्रदेश की जनता से जो जुड़ने का वादा लगातार करती आई है बीजेपी, और मुख्यमंत्री फेस जो लास्ट मोमेंट पर बदला है, ये जो तमाम बड़े बदलाव बीजेपी ने किए हैं उसके खिलाफ आप लोग के क्या बड़े मुद्दे?
जी, खरगोन में परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। हम्म जो खरगोन में प्रत्याशी है, ओ सॉरी, धार में, हम्म वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, सॉरी, कांतिलाल भूरिया जी के विरोध में झाबुआ रतलाम सीट पर। जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो फिर ये किस मुंह से परिवारवाद की बात कर देते हैं? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं परिवारवाद में। तो मेनका गांधी भी चुनाव लड़ रही हैं, पंकजा मुंडे भी चुनाव लड़ रही हैं, वसुंधरा राजे का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। पता नहीं किस मुंह से ये परिवारवाद की बात कर देते हैं और किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर देते हैं। जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई, उस कंपनी से भी 52 करोड़ रुपए ले लिया, जबकि वो कंपनी ने तो वैक्सीन फ्री में लगाई थी। जब फ्री में वैक्सीन लगाई थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उस कंपनी से 52 करोड़ का चंदा कैसे ले लिया? जिस कंपनी की आय 2 करोड़ रुपए एक साल की नहीं है, उस कंपनी से 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ले लिया? जो कंपनी बीफ का कारोबार करती है, उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चंदा ले लिया? तो जो चंदे का धंधा है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ने प्रूफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चंदे के धंधे को बंद किया जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेना बंद किया जाए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंदा लेना बंद कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार को कहा था कि इनको तो जेल में होना चाहिए, ये तो 72,000 करोड़ के आरोपी हैं। 72,000 करोड़ तो पहले ही माफ कर दिया। 25,000 करोड़ उनके बैंक घोटाला था एक और कोई, उसमें भी माफ कर दिया। तो भ्रष्टाचारी सारे इसमें। अब आ जाए हम सीट पर, झाबुआ रतलाम सीट पर कांतिलाल भूरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, उनकी जीतने की पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं नजर नहीं आ रही है। उज्जैन की बात करें तो वहां से कांग्रेस के विधायक भी है, महेश परमार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पॉपुलरिटी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कई गुना ज्यादा है। हम मंदसौर की बात करें तो वहां से हमारे 3-4 बार के एमएलए दिलीप गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो 8 सीट हो रही है, हर जगह से दमदारी से लड़ रहे हैं। देवास में हमारे सज्जन सिंह वर्मा जो हमारे राष्ट्रीय प्रचारक के बड़े नेता हैं, देवास में पूरी ताकत से लगे हुए। अरुण यादव केंद्रीय मंत्री पूरे निमाड़ में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी चूंकि मालवा के रहने वाले हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस सब जगह नजर आ रही है। और कहते हैं पन्ना प्रभारी, अरे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पन्ना प्रभारी के। जिक्र कर रहे हैं, इंदौर का भी सर जिक्र कर दीजिएगा, वहां कैसा मुकाबला आप समझ रहे हैं? किस जगह? इंदौर में मुकाबला नोटा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है। नोटा का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का मजाक उड़ा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जनता का अपमान कर रही है। इंदौर की 27 लाख जनता का अपमान कर रही है, उनके वोट देने के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है, ये लोकतंत्र का मजाक किया गया है। तो कांग्रेस कह रही है कि नोटा पर वोट दीजिए, जिससे ये आवाज दूर तक जाए कि आगे से इस तरह से ना हो। कांग्रेस प्रत्याशी पर जो 17 साल का पुराना केस था, आप धारा 307 लगा देते हैं। धारा 307 का मतलब उसको 10 साल के लिए आप जेल में डालना चाहते हैं। तो 10 साल जेल में जाने के डर के कारण उसने बीजेपी ज्वाइन कर दी। उसके कॉलेज वॉलेज चल रहे थे, वहां आपने बुलडोजर भेज दिया। अब चलिए ठीक है राम पांडे जी, इन सभी बातों का जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता कर्नल निशान से लेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं, ओपनिंग रिमार्क ले लें। देखिए जिस तरीके से 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर पिछली बार की बात करें तो इन 96 सीटों में से 42 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के पास केवल 6 सीटें आई थी। और बात मुद्दों की है तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में जो तमाम मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्या ये मुद्दे यहाँ पर चल पाएंगे? और इन 8 सीटों में से जो कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में आ सकती हैं और किन सीटों पर कांग्रेस अपनी बढ़त बना सकती है इन 8 सीटों में से? देखिए, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब दोनों एक थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर तरीके में थी और मजबूत थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बंटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत रही है। उसका कारण रहा है माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी जैसे प्रचारकों ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन तैयार की और वही फसल आज भाजपा काट रही है। जिन 8 सीटों पे आज चौथे चरण में चुनाव हो रहा है, 14 और 19 से वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। इस बार जो मेरे पास जानकारी उसके हिसाब से खरगोन सीट थोड़ा सा फंसी हुई है
और बाकी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी होपफुली कांग्रेस की बजाय अच्छी पोजीशन पे दिख रही है। जहां तक इंदौर सीट की बात है, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि किन कारणों से आपके अक्षय बम ने भारतीय जनता पार्टी कहने पे विड्रॉ किया या भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, क्योंकि इंदौर सीट परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 1989 से वो सीट भाजपा के पास है। तो अक्षय बम के चुनाव लड़ने से, प्रत्याशी बनने से भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा बहुत बड़ा खतरा होने वाला था, ये मुझे नहीं लग रहा था। राजनीति है, राजनीति में एक नए तरीके के समीकरण आ रहे, नए तरीके के फार्मूले आ रहे निर्विरोध कराने के, कैंडिडेट बिठाने के, उसके चलते इंदौर, सूरत, खजुराहो में ये घटनाएं हो रही हैं। वो ठीक है, मैं उस पर नहीं पढ़ने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे बेहतर पोजीशन पे है, उन सीटों पे इस तरीके के कार्यों से मुझे लगता है बचना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाताओं पे और कार्यकर्ताओं पे प्रतिकूल प्रभाव जाता है। बाकी 8 सीटों की भी आप बात करेंगे तो मध्य बिल्कुल प्रदेश ठीक में है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश जी बाकी लौटेंगे 7 इस सीटों चर्चा पर, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो किसी की सुनवा परवाह नहीं कर रही है। मैं कई सूचनाएं बता सकता हूं, जहां हम खड़े हैं यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, लेकिन उससे वोट नहीं प्रभावित कर पाया। और जो कन्नौज की जनता है, खासकर कन्नौज में जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ की लोगों ने विकास देखा है, विकास को कैसे आगे ले जाया जाता है वो देखा है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक जिसकी भाषा और व्यवहार ऐसा रहा, हर एक को अपमानित किया। यहाँ के सांसद ने पुलिस को पीटा, पीटना तो एक बड़ा सभ्य शब्द है, यहाँ की पुलिस को ठोका, और इतना ठोका किसी दवाई के असर की वजह से कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यहीं पर थोड़ी दूर भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति लग गई थी चौराहे पर, तिराहे पर, लेकिन इन्होंने रातों रात भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। वीरांगना अवंतीबाई, उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर के तमाम बातें रहीं, और फिर इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि लोधी वोट तो हम खरीद लेते हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो डरी जवान से बोल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ के एक पाल समाज के नेता थे, उन्हें कितना डराया, धमकाया और अपमानित किया। तो जिस पार्टी के खिलाफ साग के मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ लोधी राजपूत मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ पाल समाज हो। तो आप सुन रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जहां पर लगातार बीजेपी पर वो हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारी खास चर्चा भी लगातार जारी, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़वा ने बताया है कि चौथे चरण के मतदान शांतिपूर्वक जारी हैं। लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। नेटवर्क 10 के संवाददाता लालचंद ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। मतदान 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी? चौथे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, और हमारे पास 1 बजे तक के आंकड़े हैं मतदान का प्रतिशत है। कुल मिला के लगभग 40% का मतदान 1 बजे तक हो गया है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक मतदान खीरी में 43.31 रिपोर्ट हुआ है, 43.31%, और सबसे कम कानपुर में 33.84%, औसतन 40% के आसपास है। और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है।
जो भी शिकायतें अलग अलग पार्टियों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा दी जा रही हैं, उनको तत्परता से जांच किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। और जैसे तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में पहले तीनों चरणों में शांतिपूर्ण ढंग से, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुआ, उसी प्रकार इस चरण में भी अभी तक कोई कहीं दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब पूरा दिन मतदान जब समाप्त होगा तो अच्छे ढंग से यहाँ मतदान का आज का चुनाव संपन्न होगा। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो पहले तीनों चरणों से मतदान प्रतिशत अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद है कि इस बार हमारा जो 2019 का इन्हीं 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत था, उससे जब चुनाव समाप्त होगा शाम को तो उससे हम बेहतर कर पाएंगे। सर, मॉनिटरिंग किस तरीके से लखनऊ से की जा रही है? हर एक बूथ पर निगरानी रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हमारे लगभग 26,000 साढ़े 26,000 आज बूथों पे मतदान हो रहा है और उसमें 50% बूथों पे हमारे, जैसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार वेब कैमरा लगा हुआ है जो हम यहाँ डायरेक्टली सारा बूथ को मॉनिटर कर पाते हैं। ऊपर हमारा कंट्रोल रूम में 30 टीवी लगे हैं। ऐसे ही हर जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ एक कंट्रोल रूम बना है। हर विधानसभा के लिए 4 टीवी दिए गए हैं जहां बैठ के अधिकारी लगातार मॉनिटर करते हैं। बहुत से शिकायतों का फैक्चुअल पोजीशन में, जो अगर मतदान बूथ से संबंधित है कि लाइट नहीं है या मशीन खराब हो गई या बिना पहचान पत्र के वोट देने दिया जा रहा है, वो हम यहीं से देख के उस पर निर्णय ले लेते हैं। और जो मतदान बूथ के बाहर की शिकायतें रहती उस पे फील्ड के अधिकारियों से हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में सभी के मोबाइल नंबर हैं, पर्याप्त कर्मचारी बैठे हैं, तुरंत फोन मिलाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। और आज उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दिलीप के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। तो लगातार चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मुकाबला लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कर्नल ईशान जी, आपके पास आती हूं क्योंकि डॉक्टर राम पांडे जी ने कई गंभीर आरोप आप लोग पर लगा दिए हैं। चंदे का आरोप उन्होंने लगाया है। आप लोग हालांकि लगातार विकास और मोदी लहर के साथ आगे बढ़ रहे, लेकिन कोई और मुद्दा भी लूप होल के तौर पर रह गया विपक्ष के पास। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मुश्किल से 1.5 घंटे का समय बचा है वोटिंग खत्म होने में। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो दौर था उस पे अब विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि अब जनता अपना मन बना चुकी है कि किसको वोट देना है। इस टाइम हम बैठ के टीवी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इससे खाली मन में खटास आती है और कुछ नहीं होगा। इससे जनता के वोट प्रभावित होने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी राम पांडे जी ने जो क्वेश्चन उठाए हैं, मैं उस पर अपना जवाब दे देता हूँ। वो सहमत हो नहीं हो ये उनके ऊपर। पहली चीज, परिवारवाद बोला उन्होंने। परिवारवाद में हम हरदम कहते हैं कि अगर एक परिवार का कोई सदस्य जमीनी स्तर से कार्य करके आ रहा है, तब वो चुनावी राजनीति में अगर आता है तो हम किसी भी पार्टी के किसी सदस्य के लिए उस चीज को परिवारवाद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाते हैं। लेकिन योग्यता सिर्फ ये हो कि माता या पिता कोई बहुत बड़े नेता हैं और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत पहले से हैं, इस आधार पर खाली सीधे टिकट दिया जाता है और एक कार्यकर्ता के रूप में या पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ उस व्यक्ति ने काम नहीं किया है, वो परिवारवाद की परिभाषा में आएगा। दूसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई। देखिए, सबसे पहली चीज हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी चीज की जाती है तो आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। ये एक प्रयास था जिसको कि किया गया कि हम किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन सभी पार्टियों में हो रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, चाहे जिस भी पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिलाओ, चाहे कांग्रेस को मिलाओ, चाहे टीएमसी को मिलाओ या कोई भी पार्टी ले लीजिए, वहां हमें यह समझना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो ऑनलाइन हुए और कौन सी कंपनी ले रही है ये किसी पार्टी के संज्ञान में जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले नहीं गए और उसकी जांच नहीं की गई पार्टी स्तर पे या बाद में, किसी पार्टी को ज्ञात नहीं था। और जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुआ वो उस पार्टी के साथ ही साथ उस कंपनी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो कम से कम इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि थोड़ा तो लगाम लगा। और जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात हुई थी संसद में, जब इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो सभी पार्टियों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस इसके समर्थन में थी कि हाँ बहुत अच्छा है, लाना चाहिए, और इससे हम जो है एक प्रयास जरूर कर सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत रखने और काले धन पे रोक लगाने के लिए। ये दूसरी चीज हुई। अब मैं आता हूं नोटा पर। इंदौर में नोटा की डिमांड कांग्रेस कर रही है। अभी ये विषय गौड़ हो गया है कि अक्षय बम जी किस कारण से अपना पर्चा वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये प्रश्न रह ही नहीं गया। अभी तो मुद्दा बन गया नोटा। मेरा ये कहना है, जिस दिन अक्षय बम जी अपना पर्चा वापस ले रहे थे, उस दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बाकायदा बयान दिया था कि 5 और निर्दल प्रत्याशी थे जिनके ऊपर दबाव बन रहा था और मैंने उन्हें आश्रय दिया, प्रश्रय दिया और उनके पर्चे वापस नहीं होने दिए। तो आज की तारीख में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला के 14 प्रत्याशी वहां पर हैं। आप ये समझिए कि आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी से हो सकता है कि भाई ये हमारे प्रत्याशी ने हमारा पर्चा वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया, लेकिन वो जो 13 जो बाकी बच गए उम्मीदवार, आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं नोटा के क्या की डिमांड करके। आप जनता को सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का जो एक दिया हुआ है हमको अधिकार वोट डालने का, जनता उसका इस्तेमाल नन ऑफ द अबव में कर ले, भले ही उन 13 में से कोई किसी को पसंद करती हो। ये चीज गलत है। आप देखिए, एक चीज होती है कि आप किसी का विरोध करिए, आप लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि नोटा जब आया था, ये किस विषय में, किस वजह से आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया था और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि भाई वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है, इसलिए कम से कम लोग जा रहे हैं तो कम से कम मताधिकार का तो प्रयोग करें। वो एक ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि कई बार होता था कि मतदाता जाते थे और कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आया तो चले आए, तो उनकी राय क्या है ये पता नहीं चल पाता था। क्योंकि जब बूथ पे गिनती होती थी कि हाँ भाई 100 लोग आए तो, लेकिन वोटिंग खाली जो है 75 करके गए, तो वो उन 25 की राय क्या है, क्या वो वोट नहीं दे पाए, क्या उनका नाम नहीं था, या उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है, या क्या कारण है। तो उस चीज को संज्ञान में चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राम पांडे से, इसका जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, बोलिए बात पूरी कीजिए। तो इस वजह से इस चीज को बनाया गया था। अभी मैं कहता हूं कि विरोध आपका हो सकता है किसी भी दल के साथ, लेकिन कम से कम उन 13 जो बाकी उम्मीदवार हैं प्लस आपका जो जनता है, उनको इस तरह से भड़काना ये एक अराजकता है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक करने की बात, जैसे राम पांडे जी हमारी पार्टी के लिए बोल रहे थे, ये इस तरह से मजाक है। आपने इस नोटा वाली चीज को खजुराहो में क्यों नहीं किया? आपने वहां पे तो नहीं किया, आपने वहां भी ऑप्शन आप करते ना, आपने वहां पे एक उम्मीदवार को समर्थन दिया। तो उसी तरह से जिन 5 को प्रश्रय दिया था जीतू पटवारी जी ने, उनमें से किसी एक को समर्थन देते आप। हो सकता है कि वो अच्छी लड़ाई लड़ता आपके समर्थन के साथ, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट है, लेकिन इस चीज को छोड़ के आप नोटा की तरफ चले गए, तो ये गलत है। और वैसे तो मैं पहले ही कह रहा था, ओपनिंग लाइन मेरी यही थी कि आज मैं राम पांडे जी की पार्टी पे या उनके ऊपर कोई कटाक्ष करूं, विरोध करूं या वो करें, उसका कोई औचित्य आज की तारीख में रह नहीं गया है। अब समय बहुत, चलिए ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं एक बार डॉक्टर राम पांडे से। डॉक्टर राम पांडे जी, 2 अहम सवाल उनके द्वारा पूछे गए। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि जब सदन में पास हो रहा तब आपने भी लोकतंत्र की दुहाई दी थी कि लोकतंत्र इससे मजबूत हो रहा है, और जब वो लागू हो गया तब आप कह रहे हैं लोकतंत्र की इससे हत्या होगी। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि नोटा की मांग कर कर आप जो बाकी प्रत्याशी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये 2 बड़े सवाल पूछे गए बीजेपी प्रवक्ता द्वारा, जवाब दीजिए इनका। तीसरा भी है, उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी तो अभी भी भाषण दे रहे हैं ना
कि हम परमाणु बम से ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर, वो अभी मध्य भी वो प्रदेश नफरत सीट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पर, क्योंकि वोटिंग अब कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तो जारी है, 7 चरण है, इसलिए उन्होंने ये जिक्र किया। जी 2 मिनट में मैं बात खत्म कर जी जी दूंगा जी, आप आपकी। अपनी बात रखिए। तो पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत को परमाणु संपन्न देश इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट हो चुका था, टेस्टिंग हो चुकी थी, भारत परमाणु संपन्न देश बन चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो दूसरा किया था, उसी जगह पर किया था, उसी क्षेत्र में किया था, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने कर दिए थे। तो मोदी जी इस समय आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, ना ज्ञान बांटे। अब आ जाए चंदे का धंधा। कांग्रेस आरटीआई लेकर आई थी। आरटीआई का मतलब है जनता को जानने का अधिकार है कि जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में जनता जान सकती है आरटीआई के माध्यम से कि उनका पैसा कहां जा रहा है। अब आ जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। भारत सरकार के अंडर में एसबीआई आता है, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जाते हैं। एसबीआई को पूरी जानकारी रहती है, भारत सरकार को पूरी जानकारी रहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सारी जानकारी दे दीजिए। एसबीआई कहता है 4 महीने में देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 महीने में नहीं, 1 दिन में चाहिए। जब जानकारी रखी हुई है आपके पास तो आप 4 महीने का समय क्यों मांग रहे हैं? तो जब आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, भारत सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जो 1 दिन की जानकारी है उसको 4 महीने आप क्यों मांग रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना दबाव बनाया तो जानकारी 1 दिन में आ गई। वो संदेह के घेरे में है और इसीलिए जवाब मांगा गया है। अब क्योंकि मामला न्यायालय में है, इससे थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आप नहीं, मैं तीसरे सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप दे लीजिए, फिर मेरा भी सवाल। चंदे के धंधे में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, ये साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इंदौर की, इन्होंने बात की नोटा की। इनको 14 प्रत्याशियों से बड़ी हमदर्दी है, ये अच्छी बात है। वो 14 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो भी हिंदुस्तान के, इंदौर के। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बार सांसद रह चुके हैं, अपना फॉर्म विड्रॉल कर दीजिए, उन 14 में से 1 को बनने दीजिए, हम भी समर्थन कर देंगे। क्या दिक्कत है? जब आप उन 14 लोगों के मतलब सर, आपकी बातों से मुझे लग रहा है बाय हुक और बाय क्रुक बीजेपी को हराना है उस सीट पर, इसके लिए आप लोग नोटा का भी समर्थन करने पर उतारू हो रहे हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो अपना वापस ले ले। जनता को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को नहीं हराया तो अगली बार आप वोट इससे ज्यादा बड़ी भूमिका है मेरे ख्याल से विपक्ष की, इससे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपने जिक्र किया पोखरण का भी, तो मुझे सीधा मणिशंकर अय्यर का बयान याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके पास बम है। क्या इस तरीके के बयान की जरूरत है आज के समय में? और उसके बाद आप लोग इस बयान को क्या डिफेंड करेंगे या समर्थन करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं हो सकता है मोदी जी के समर्थन में कहा हो, क्योंकि मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, गले मिलने जाते हैं, जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उप प्रधानमंत्री जाता है पाकिस्तान जाता है। सर, भारत सरकार जब ये कार्रवाई कर रही है तो आप लोग उस पर भी सवाल उठा देते हैं। मेरा सीधा सा स्पष्ट सा सवाल ये है, मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि भारत, हम भी तो भारतीय है, तो आखिर भारत का विरोध कैसे हो सकता है? जब मणिशंकर अय्यर ये बयान देते हैं कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, आज पाकिस्तान की आवाम की हालत ये है कि वहां पर नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा फहराया जा रहा है, और यहाँ की बैठी जनता पाकिस्तान की गुड़ गा रही है। ये ठीक लगता है क्या आप लोग को? जी, मोदी जी गुड़ गा रहे हैं, वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान के गुड़ गाए थे, मोदी जी वहां गए थे। कांग्रेस का आप नहीं बताएंगे, लेकिन आप कांग्रेस का नहीं बताएंगे। बांग्लादेश का निर्माण आप मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन करते हैं क्या सर? पाकिस्तान के 2 टुकड़े आप मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन करते हैं? मुझे हाँ और ना में जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए आप ये बताइए? कांग्रेस सरकार ने किए ना। पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े कांग्रेस सरकार ने कर दिए तो सारे सवाल बेमानी हो गए। दाऊद इब्राहिम को पकड़कर क्यों नहीं लाए? इन्होंने कहा, लेकिन आप इस बात का मुझे जवाब नहीं देंगे कि मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है उसका समर्थन कर भी रहे हैं आप लोग कि नहीं? पाकिस्तान से मिले हुए। ठीक है, आप जिस तरीके से बात को टाल रहे हैं मैं समझ लेती हूँ कि आप समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई है, नहीं तो दाऊद तो अब तक आ जाता भारत।
ठीक है, भारत पर, भारत सरकार पर आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन कई बार आप लोग भारत विरोधी भी बात कर जाते हैं। इस बात में ये बात समझनी होगी। बीजेपी करती है ये बात इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो आप बताइए ना सर, मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन करते हैं क्या? भारत का विरोध है जो महंगाई आप भारत की ताकत अब जान रहे हैं। भारत के पास कितने हथियार बन रहे हैं। घर में बैठे हुए ये भारत का विरोध है। नहीं, ठीक बात नहीं है राकेश जी, इस बात को मैं समझूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले कर्नल निशांत जी कुछ कहना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत को खत्म करना चाहती है। ठीक है, आप लोग भी कुछ भारत के लिए बहुत ज्यादा सुंदर बात नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो मैं विरोधाभास समझ नहीं पा रही हूँ कि विपक्ष को तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, इतिहास के काम को लेकर आप लोग वाहवाही लुटते जाइए। ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान से कौन मिला हुआ है। हमने 2 टुकड़े किए ना, एक टुकड़ा ये। ठीक है, इतिहास में जो आप लोगों ने किया है उसी की वाहवाही अब आगे भी लेते रहेंगे। तो अब बस कीजिए, अब देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 24 के महासंग्राम में अब की बार किसकी होगी नैया पार, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी। विशेष चर्चा भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए कर्नल ईशान जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाब आपसे ले लेते, जिस तरीके के आरोप डॉक्टर राम पांडे जी ने लगाए, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं राम पांडे जी की पूरी बात मैंने शांति से सुनी है और मैं निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया सुन लें। पहली चीज, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े सेना ने किए थे और जो युद्धबंदी थे उनको कांग्रेस ने वापस किया था पाकिस्तान को। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज की तारीख में मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है, ये वक्तव्य एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दे रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता। कम से कम अपने को उस बयान से अलग कर लेते। ये भी नहीं हुआ, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। ये किस तरह की भाषा, आप कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? देश का विरोध किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन जहां पे देश की बात आ जाती है वहां पे कम से कम सबको साथ में खड़ा होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी चीज, आपकी पार्टी के लिए पाकिस्तान के भूतपूर्व मंत्री बोलते हैं कि ये फलाना जो है प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा है। ये चीज गलत है, इसको आप भी मानते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप गलत मानते हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर, हमारे चुनाव और हमारी किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री होगा, इसमें बोलने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। ये बात आपको करनी चाहिए। देखिए, जहां तक इसका सवाल है कि परमाणु बम का परीक्षण होना और उस बात पे बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। हम उसको डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, ये इतिहास है। अभी बात आती है पाकिस्तान को जवाब देने और उसकी कार्रवाइयों पे एक्शन लेने की। मुंबई में हमला होता है, यहां से खाली डोजियर भेजे जाते हैं, एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी एक्शन लिया जाता है, एयर स्ट्राइक की जाती है, तो उसके ऊपर आपके पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और उसके साथ में जो गठबंधन में हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और सभी लोग सवाल उठाते हैं। ये गलत है, मानिए बात। इस तरह से आप देश का, अपनी पार्टी का, दोनों का भला नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं बोलता हूं, बड़ी साफगोई से कह रहा हूं, 2014 के पहले भी सेना वही थी,
71 में भी वही थी, 62 में भी वही थी और 65 में भी वही थी। सिर्फ अंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति का था। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति 71 तक थी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद उस राजनीतिक इच्छा शक्ति में गिरावट आई। मेरा ये कहना है, और हमारी पार्टी ने, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, एक्शन लिया है, आज की तारीख में डोजियर भेजने की नौबत नहीं आती। जो ग्राउंड पे कमांडर है वो एक्शन लेता है और इसका नतीजा सेना के मनोबल में बढ़ोतरी है। ये मैं खुद हूं सेना से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और राम पांडे जी, एक चीज जरूर निवेदन आपसे मैं पर्सनली भी करूंगा यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, कि जब देश की बात आती है, चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो, गलत ही होता है, कृपा करके इसको करिए। नहीं तो पाकिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है, जनता देख रही है। अगर मणिशंकर जी के बयान को आप डिनाई नहीं करते, आप उसका खंडन नहीं करते, तो ये गलत है, मानिए बात को। इस आत्मचिंतन की जरूरत कांग्रेस को बहुत ज्यादा है, क्योंकि विरोध के रूप में आप एक दल का, एक विचारधारा का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर दिया है आपने, जो कि बहुत गलत है। और कम से कम 140 साल पुरानी पार्टी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। चलिए ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए आपने दोनों ही पक्षों को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना। जिस तरीके से फिलहाल के लिए राजनीति जो बनी हुई है, जिसमें लगातार कांग्रेस की ओर से बयान, सैम पित्रोदा का बयान सामने आया, वो रंग भेद कर रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर अय्यर इस तरीके का बयान देते हैं, और इसके बाद भी कांग्रेस कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं ले। सैम पित्रोदा पहली बार तो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे, पूरी झड़ी लगी हुई है, उनका इतिहास खोला जाए तो ना जाने कितने बयान उन्होंने दिए हैं भारत के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस कोई सख्त कदम नहीं उठाती। मणिशंकर अय्यर ने इतना बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर, और इसके बाद भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी खंडन इसका नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? आप क्या सोचते हैं, कौन से वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है? क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? देखिए, जहां तक मेरा अपना आकलन है, उसके हिसाब से कांग्रेस अपने आत्मघाती दस्ते को नियंत्रित नहीं कर पाती, और चुनाव के टाइम पे ही सैम पित्रोदा जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जैसे नेता सामने आते हैं, विवादित बयान देते हैं, और ये वो नेता हैं जो कांग्रेस की एक भी लोकसभा या विधानसभा सीट जिताने की हैसियत नहीं रखते। जहां तक बात होती है, हर बार एक ही प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी जी लाहौर गए। आप ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जी की तरफ से एक वकालत की जाती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2015 में बड़प्पन दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी लाहौर जाते हैं, नवाज शरीफ जी से मिलते हैं, और ये दिखाते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ मैत्री संबंध रखना चाहता है। उसके बदले में जनवरी 2016 को हमें पठानकोट का जख्म मिलता है। उस जख्म के बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसके बाद भारत की सरकार पूरी दुनिया के कई देशों के सामने ये साबित करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। दुनिया के कई देश मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद पोषित होता है। इसके बाद यदि बातचीत की पहल की जाए तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात होगी। हमें जब राष्ट्रवाद की विषय आता है तो वहां पे राजनीतिक समझ और राजनीतिक स्वार्थ को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी इंदिरा जी के शासनकाल की जब बात होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इंदिरा जी के साथ विदेशी मामलों में कदम ताल मिला के चले हैं। पाकिस्तान से दोस्ती की स्थितियां आज तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि विपक्ष इसी मुद्दे को बार बार उठाता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया जाता है। सैम पित्रोदा जैसे लोगों को हमेशा नियंत्रित नहीं किया जाता। मणिशंकर अय्यर हर साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान जाते हैं, वहां बैठ को कहते हैं जितना सम्मान हमें यहाँ मिला कहीं नहीं मिला। अरे आपको जितना भारत में सम्मान मिला, कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान मिला, भारत की जनता के अंदर सम्मान मिला, एक पूरी सरकार चलाने का आपको सम्मान मिला, तो उसके बाद आपका पाकिस्तान का प्रेम कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति उनका
मतलब दुर्व्यवहार को देखिए दर्शाता है। इसी मुझे लगता राकेश है जी आपकी कांग्रेस बात को से मैं इत्तेफाक समझना रख रही चाहिए। हूँ और देखिए इसी मुद्दे इससे को अब नहीं होगा, बीजेपी कहीं ना कहीं क्योंकि भुना अगर रही है आपकी कांग्रेस के मजबूती खिलाफ। के साथ जनता के और साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जो बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मुद्दे को बड़े मंचों से भुना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं वो राहुल गांधी की जीत की कामना कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। ऐसे तमाम बड़े बयान सामने आते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, मैं आपका रुख करती हूँ, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। ठीक है, आपके पास आऊंगी कर्नल ईशान जी। 5 सेकंड। जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पार्टी भुना नहीं रही है, गलत को गलत कह रही है, बिल्कुल भुना ठीक नहीं है, रही है, ये ठीक गलत है। ये मुद्दा जो आप लोग बार बार रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम उस मुद्दे को गलत कहना चाहते हैं। लेकिन सर देखिए, राजनीति में कोई भी दूध का धुला तो नहीं है सर। सर मान लीजिए थोड़ी बहुत तो राजनीति कर रहे हैं, एकदम क्लीन चिट आप खुद को दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा मान लीजिए। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास आती हूँ मैं। राम पांडे जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो तो आप अपनी बात रखिएगा ही, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि आप एक परिपक्व नेता है, आपने देखा है सरकारें आई हैं गई हैं, तो मैं थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ आपसे बात करूंगी और ये सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर जब इस तरीके से भारत की बात होती है तो जो पर्सपेक्टिव है कांग्रेस पार्टी का, क्या वो चेंज नहीं होना चाहिए भारत को लेकर खास तौर से, या फिर ये जो चला आ रहा है उसी को आप कंटिन्यू करें? कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में भी तो ये बात का जिक्र रह जाता है। आखिर भारत के नागरिक है और भारत के प्रति जो हमारा फर्ज है वो सबसे पहले है, सर्वोपरि है। जी, मतदाता को सब समझ में आ रहा है कि 10 साल से जुमलेबाजी की गई है, झूठ बोला गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, बेरोजगारी बढ़ाई गई है, लोगों को दहशत में डाला गया है, देश के व्यापारी देश के छोड़कर जा रहे हैं, 28% जीएसटी कर दी गई है, नोटबंदी से देश को बर्बाद कर दिया गया है, लोगों को लाइन में लगा दिया गया, गलत वैक्सीनेशन कर दिया गया, वैक्सीनेशन कंपनी से चंदा ले लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और जनता बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए 15 दिन से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डेली अपने जुमलों को बदल रहे। अब जुमलों को सीधे पाकिस्तान पर ले जाकर उन्होंने खत्म कर दिया है कि जिससे जो महंगाई का मुद्दा है जनता से जुड़ा, बेरोजगारी का है, हमारे स्कूल सुधरना चाहिए, हमारे कॉलेज सुधरना चाहिए, हमारे अस्पताल सुधरना चाहिए, जो फीस महंगी हो चुकी है उसको कम होना चाहिए, जो प्राइवेट अस्पतालों हम इलाज करवाते हैं तो हमारे मकान बिक जाते हैं। तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है, गरीबी बहुत आ चुकी है, एक आदमी इतना कमा रहा है जितने देश के 70 करोड़ कमा रहे हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं और ये मानती भी हूं मैं, और इन्हीं मुद्दों को चुनाव में उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसे बयान सामने आ जाते हैं कि ये पूरी किरकिरी कर देते हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं मुद्दे छुप जाते हैं। और ये गलती है, क्योंकि वार पलटवार, जब वार होगा तो पलटवार तो किया ही जाएगा, ये तो राजनीति में लाजमी है, ये समझना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार आज चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कई बड़े गंभीर मुद्दे हैं, किस तरीके से पार्टियों के खाते में वो मुद्दे जाते हैं, किसको कितना फायदा होता है, किसको कितना नुकसान होता है, 4 जून तक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।